नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम पेपर की। उसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेयर्स। इंटरफेरेंस जब होता है लाइट का तो फॉलोइंग में से क्या चीज़ कंजर्व रहती है। तो देखो, इंटरफेरेंस में हमारे पास जो पैटर्न बनता है वहाँ पे कहीं पे डार्क फ्रिंजेस होती हैं और कहीं पे ब्राइट होती हैं। जहाँ पे डार्क होती है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पे डार्क होती है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हर जगह डार्क ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं हमें स्क्रीन पे। तो उसमें जो एनर्जी होती है वो जो डार्क होता है फ्रिंज होती है उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम रहती है, और जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। पर जो एनर्जी ओवरऑल होती है वो कंजर्व होती है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी इज़ कंजर्व। इंटेंसिटी तो देखो, डार्क फ्रिंज में लो रहेगी और ब्राइट फ्रिंज में हाई रहेगी, तो ये नहीं हो सकता। इंटेंसिटी चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। सो हमारा आंसर रहेगा एनर्जी इज़ कंजर्व। नेक्स्ट है, टू लाइट बीम्स विद इंटेंसिटीज I1 एंड I2 सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रिंजेस इज़ बेस्ट व्हेन। कॉन्ट्रास्ट दो फ्रिंजेस के बीच में बेस्ट कब होता है, जब मैक्सिमा और जो मिनिमा है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। मतलब कि जो मैक्सिमा होता है दो इंटेंसिटीज़ के बीच सुपर इम्पोजिशन होता है, तब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तब हमें मैक्सिमा मिलता है। तो मैक्सिमा है लाइट का, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और जो मिनिमा है इंटेंसिटी मिनिमा की वजह से हो तो उसकी वैल्यू मिनिमम हो, मतलब ज़ीरो हो। तो ये हमें कैसे मिलता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। तो हमारा जो मैक्सिमा मिलता है हमें वो मिलता है जब दो इंटेंसिटीज़ सुपर इम्पोज करती हैं I1 और I2, तो उनमें मैक्सिमा हमें मिलता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। जब ये वैल्यू मैक्सिमम होती है तो हमें मैक्सिमा मिलता है, और मिनिमा हमें तब मिलता है जब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका जो स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है वो लेते हैं, तो I1 माइनस I2। तो हमें कॉन्ट्रास्ट जब बेस्ट मिलेगा जब I1 और I2 यानी दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, तब हमें कॉन्ट्रास्ट इसका बेस्ट मिलेगा। कब मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 और I2 सेम होने पे। मान लेते हैं I1 I2 इज इक्वल्स टू, ये भी I1 है और ये भी I1 है, तो 2√I1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 4I1। तो ये हमें मैक्सिमा मिलेगा। और मिनिमा के लिए जब I1 और I2 सेम रहेंगे, यानी ये वैल्यू भी सेम और ये वैल्यू भी सेम, मतलब मिनिमा में I मिनिमम कितना होगा, 0। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 और I2 हैं वो सेम होने चाहिए जब कॉन्ट्रास्ट हमारा बेस्ट मिलेगा। आप कहेंगे कि अगर डबल हो जाए तो भी तो कॉन्ट्रास्ट बेस्ट हो सकता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। नहीं, अगर डबल हो जाते हैं तो यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और 4I1 से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यही सेम सिचुएशन अगर हम मिनिमा के लिए लगाएं तो हमें वैल्यू ज़ीरो नहीं मिलेगी, मतलब मिनिमम नहीं मिलेगा, तो कॉन्ट्रास्ट बेस्ट नहीं होगा इसमें, इस केस में। इसलिए इसका आंसर होता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कलर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सोप बबल बाय। सोप बबल होती है, उसमें हमारे दो इंटरफेस होते हैं, मतलब कि दो सरफेसेस होते हैं, एक अंदर भी एयर होती है उसके और बाहर भी एयर होती है। तो
जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है कुछ लाइट और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट करती है। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट करती है वो उसके इनर और आउटर सरफेस से होकर रिफ्लेक्ट करती रहती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, मतलब कि हर जगह से सेम नहीं रहता। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस से जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से एक कलर हमें शो होता है, डिफरेंट कलर्स शो होते हैं सोप बबल में। और ये जो पैटर्न होता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है इसमें। तो इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू वेव्स हैविंग द इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमम इंटेंसिटी इज़। ओके, हमें दो इंटेंसिटीज़ हैं I1/I2, इसका रेशियो दे रखा है 9:1। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसका रेशियो कितना होगा। तो उसका हमने अभी फॉर्मूला देखा है, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला। मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर अपॉन रेशियो में देखना है मिनिमा के लिए भी। मिनिमा के लिए होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सो हमें I1/I2 की वैल्यू दे रखी है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से I1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? जो I1 है वो बाहर आ जाएगा और नीचे से भी I1 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस I1 नहीं लेते इसमें कॉमन, I2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो I1/I2 में दिया हुआ है ना, इसलिए जो हमारे पास बचेगा I2 हमने कॉमन लिया है नीचे से भी और ऊपर से भी। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, इसको मैं क्लियरली नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी Imax/I minimum इज इक्वल्स टू √I1/I2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन √I1/I2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। I1/I2 हमें रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, 9:1 दे रखा है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम I1/I2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें Imax/I minimum मिलता है 9:1 है। तो √9 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √9 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 16/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4:1 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कितना हो गया? 4:1 आ गया हमारे पास रेशियो। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ एन ऑयल फिल्म on the water surface so that colors can be seen on it should be।
जो मिनिमम थिकनेस है ऑयल फिल्म की, जिससे कि इस पे कलर दिखें, वो होनी चाहिए सब नैनोमीटर से 1 माइक्रोन। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 1000 नैनोमीटर मान सकते हैं, जो कि हमारा 1 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी से 1/6 होती है ये, जो हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी से, सॉरी उसकी वेवलेंथ से। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इन बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। जो बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सोर्स होता है वो हम नैरो स्लिट से लेते हैं। और बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो हमें लाइट मिलती है वो हमें एम्पलीट्यूड डिवीजन से मिलती है, और उसमें 2 प्रिज्म एक साथ अटैच होते हैं। तो ये नैरो स्लिट से हमें सोर्स प्रोड्यूस करना होता है बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। इसका आंसर 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 surfaces of light are said to be coherent when both give out light waves of same। 2 surfaces coherent कब होंगे? जब उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उनकी वो कांस्टेंट रहेगी। मीन्स इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है ये 3rd कंडीशन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस से हमें कोहेरेंट सोर्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैक्सिमा इज ऑब्टेन फॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स इज। जो हमें मैक्सिमा मिलता है मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो होना चाहिए हमारी जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, तब हमें मैक्सिमा मिलेगा। जो पाथ डिफरेंस हमारा होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है जब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करना होता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, मतलब 2n ± 1 λ/2। ये हमारा डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, और ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी n लैम्डा। 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस टू द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स इज। इसमें एक रिलेशन होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस होता है आपका। तो रेशियो कितना हो गया फेज डिफरेंस अपॉन पाथ डिफरेंस का? 2π/λ। यहाँ पे फाई हमारा फेज डिफरेंस है और डेल्टा हमारा पाथ डिफरेंस है। तो हमारा फेज डिफरेंस टू द पाथ डिफरेंस जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2π/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट from a narrow slit illuminates 2 parallel narrow slits producing an interference pattern on a screen far away. What is the effect on the fringe width if the slit separation is made twice and distance between the screen and slit is reduced to half? Okay, अब हमें यहाँ पे interference pattern है, उसमें हमें fringe width पता करनी है कि उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा जब हमारी
फ्रिंज विड्थ की जो स्लिट सेपरेशन है, मतलब दो स्लिट्स होती हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, उनमें जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो अगर डबल हो जाए पहले से, और जो डिस्टेंस है स्क्रीन से इसके बीच में वो हाफ़ हो जाए पहले से, तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा हमारी फ्रिंज विड्थ पे। तो देखते हैं। पहले तो हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रिंज विड्थ होती है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये होता है हमारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। यहाँ पे एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी लिख सकते हो अगर हम मान रहे हैं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रिंज वो एक ब्राइट फ्रिंज है। जैसे हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स हैं, यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मान लीजिए इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, और इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, हमें मिल रहा है मैक्सिमा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस होता है ये होता है इस रे का यहाँ से यहाँ तक है, इसका यहाँ से यहाँ तक पाथ है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ये। तो ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस है इसके लिए हम देखते हैं वैल्यू। तो ये फॉर्मूला बनता है x इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी यहाँ पे होता है इन दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस इन दो स्लिट्स के बीच में, और जो कैपिटल डी है वो हमारा स्क्रीन से इन सोर्सेज के बीच का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इस डिफरेंस को हम डबल कर देते हैं, मीन्स वेवलेंथ सेम रहेगी। जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स इज़ रिड्यूस टू हाफ एंड मेड ट्वाइस। जो दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे तो हमने कर दिया डबल, और जो स्क्रीन है उससे डिस्टेंस को कर दिया हाफ। तो अब हमारी फ्रिंज विड्थ क्या रह गई है, अब हमारी जो फ्रिंज विड्थ रह गई है, मीन्स ये यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही है ब्राइट फ्रिंज, उसकी हम विड्थ निकाल रहे हैं x, और ये हमारा पार्ट डिफरेंस है ये जो। तो हमारी फ्रिंज विड्थ जो रह गई है वो रह गई है x इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी अपॉन 4, मीन्स 1/4 रह गई है। x डैश मान लेते हैं इसको, x की पहले की जो फ्रिंज विड्थ है उसकी, ये हमारी पहले की है और हमने चेंज किया तो x डैश मान लिया। तो x डैश जो हमारी रह गई है वो 1/4 ऑफ ओरिजिनल फ्रिंज रह गई है, मीन्स इट बिकम्स 1/4। फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन फिल्म हैविंग थिकनेस very less than wavelength is seen in white light, it will appears। जब थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, मतलब कि डार्क फ्रिंज मिलती है, जिसे हम कह सकते हैं हमें जो कलर अपीयर होगा वो होगा ब्लैक कलर, क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो पार्ट डिफरेंस है वो इनडायरेक्टली लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, मतलब कि ऑड मल्टीपल हो जाएगा जो पार्ट डिफरेंस होगा। और जब पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाता है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती है उसके लिए, तो ब्लैक कलर होगा हमें अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स इन न्यूटन्स रिंग इज़, मीन्स जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जो डायमीटर है वो कैसा होगा। तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो इवन नेचुरल नंबर्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो डार्क फ्रिंज का जो हमारा डायमीटर रहता है उसे हम देखेंगे।
फॉर्मूला होता है इसमें डी एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4n लेमडा आर अपॉन म्यू। म्यू हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n मतलब कि नेचुरल नंबर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 3। तो ये हमारा डायमीटर होता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में डार्क रिंग्स के लिए। और जो ब्राइट रिंग्स होती हैं उसके लिए जो हमारा डायमीटर होता है वो हो जाता है उल्टा, मीन्स मल्टीपल ऑफ 2n + 1 आर लेमडा अपॉन म्यू। ये हो जाता है हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो इसमें हमें पूछा है डार्क रिंग्स के लिए क्या होता है। तो डार्क रिंग्स के लिए जो डायमीटर होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन। जो फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है हमारा उसमें 2 प्रिज्म होते हैं, उनसे जो हमें जो लाइट मिलती है वो एम्पलीट्यूड डिवाइडेशन से मिलती है, मतलब कि टोटल रिफ्रैक्शन होता है उसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक जो लाइट होती है उसका प्लेन ऑफ जो वाइब्रेशन होता है वो अलग होता है और जो दूसरी लाइट मिलती है उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग रहता है, मतलब उसमें एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाते हैं। तो जो 2 कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं वो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड ग्लास मीडियम द चेंज ऑफ फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इन एयर मीडियम इज़ गिवन एज। ओके, इसमें हमें बताना है कि जो फेज चेंज होता है जब अब कोई भी लाइट एयर से ग्लास मीडियम क्या हो गया हमारा डेंसर मीडियम हो गया, और जो एयर मीडियम है वो कैसा होगा रेयरर मीडियम होगा। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो उसमें जो फेज चेंज होगा वो कितना होगा, और अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है डेंसर से तो उसका जो फेज चेंज होगा वो कितना होगा, हम वो सब देखते हैं। तो जैसे हमारा ये कोई डेंसर मीडियम है और ये हमारा कोई एयर है रेयरर मीडियम, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है रेयरर मीडियम की वो डेंसर मीडियम से कम होती है, डेंसर की ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास कोई लाइट वेव है ऐसे वो ऐसे आ रही है, तो हमारा जो डेंसर मीडियम है उससे जो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी वो तो ऐसे जाएगी, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस मीडियम से वो कैसे जाएगी, वो लगभग ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होती हुई। मतलब कि इसमें जो फेस चेंज होगा वो कितना होगा 180 डिग्री का फेस चेंज कर लेगी। और अगर कोई लाइट इससे उल्टा डेंसर से रेयरर में आ रही है तो उसमें कोई फेस चेंज होगा क्या। जैसे कोई लाइट डेंसर में जा रही है डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो ये अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने सरफेस से तो इसका जो फेज़ है वो सेम रहता है, मींस इसी फेज़ से ये वापस चली जाती है। इसमें जो फेज़ डिफरेंस है इसमें फेज़ डिफरेंस पाई का हो गया, और इस केस में जो फेज़ डिफरेंस है वो कितना हो गया 0 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि रेयरर टू डेंसर जा रही है लाइट, तो वो जो फेज़ डिफरेंस होगा चेंज ऑफ फेज़ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का इन एयर में जो फेज़ होगा वो कितना चेंज होगा, पाई 180 डिग्री फेज़ चेंज हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 स्लिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्लिट्स illuminated with red light of wavelength 650 nanometer have a separation of 1 millimeter. The interference fringes are observed on a screen at 1 meter from the slits.
द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज़। ये हमें वेवलेंथ दे रखी है और सेपरेशन स्मॉल डी दे रखा है दो फ्रिंजेस दो स्लिट्स के बीच में, और स्क्रीन और स्लिट का डिफरेंस कैपिटल डी भी दे रखा है, और हमें जो डिस्टेंस है वो थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछा है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए जो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है, हम इसे कंस्ट्रक्टिव सी से मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा। और हमें थर्ड डार्क फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी 5 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा डी और अपॉन स्मॉल मतलब कि स्मॉल डी, इन सब की वैल्यूज़ अब हम लास्ट में पुट करेंगे। ये ब्राइट के लिए मान लीजिए आप, फिफ्थ ब्राइट। ओके, अब हम डार्क फ्रिंज के लिए देखते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो थर्ड डार्क की हमें निकालनी है। तो थर्ड डार्क के लिए फॉर्मूला होता है n-1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्योंकि हमें nth फ्रिंज से स्टार्ट करना है, तब हम इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी। सो हमें थर्ड लेनी है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे n3 पुट करने में क्या आ जाएगा 5 लैम्डा डी अपॉन 5/2 सॉरी 1 स्मॉल डी। तो ये हमारी आ जाएगी थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे कि हमें इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारा फिफ्थ ब्राइट से थर्ड डार्क, ये डार्क समझ लीजिए, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा d/d। ये हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज का। और ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये कहाँ से है, ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है, मीन्स सेंटर पे मैक्सिमा बनता है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है थर्ड डार्क और सेंटर से ही फिफ्थ ब्राइट है, उनका डिस्टेंस है। तो आपस में जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा हमें 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d स्मॉल डी। तो इससे हमें क्या मिलेगा 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा 5/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो 5 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 650 नैनोमीटर, इंटू 10 नैनो है तो 10⁻⁻⁹। इसको थोड़ा सा डी को नीचे लिखना पड़ेगा, शायद 1 दे रखी है इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू। स्क्रीन से कितना डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, और 1 मिलीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली 1 दे रखा है स्क्रीन तक तो, और नीचे 2 इंटू 1 मिलीमीटर दे रखा है इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच का वो वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 1.62 नैनोमीटर। सॉरी मिलीमीटर आएगा, तो 1.629 समथिंग आएगा ये। तो ये 1.63 लिख सकते हैं इसको, आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसे। यहाँ पे ये मिलीमीटर है, मुझसे मिस्टेक हो गई।
तो इसे 1.63 मिलीमीटर बोलेंगे, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा उनके बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन फिल्म इज़ ऑब्जर्व्ड इन वाइट लाइट, द कलर ऑफ द फिल्म सीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड्स ऑन। एक थिन फिल्म है, उस पर वाइट लाइट डालने पे जो कलर होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट थिंग, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ फिल्म, फिल्म की थिकनेस पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, जो जहाँ से वो थिन फिल्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर, और जो वेवलेंथ है हमारी उस पर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an interference pattern produced by two identical slits, the intensity at the maximized I, if either slit is closed, the intensity at maximize I naught, which of the following is true? इसमें बोल रखा है कि हमें 2 आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, पहले तो उन जब मैक्सिमम मिलता है आई मिल रहा है, लेकिन उनमें से एक को क्लोज़ कर दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए, तो हमें जो मैक्सिमम मिल रहा है किसी पॉइंट पे वो आई नॉट मिल रहा है। तो फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम चेक कर लेते हैं। हमें मैक्सिमा पता है आई का मिल रहा है जब दोनों स्लिट से लाइट आ रही है सोर्स से, तो दोनों स्लिट से लाइट आ रही है और मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसकी मैक्सिमम कंडीशन ले लेते हैं। लेट I1 दोनों स्लिट से सेम इंटेंसिटी बोल रखा है ना इसमें क्वेश्चन में, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा टू द टू आइडेंटिकल स्लिट्स, यानी इनकी इंटेंसिटी सेम होगी। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 4I1। ओके, नाउ अब हमें ये 2 स्लिट्स जब होंगी तब मिल रही है। अब बोल रहा है कि एक स्लिट को हमने बंद कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? सिंपली हमें I1 मिल जाएगी, क्योंकि I1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी चीज़ तो ज़ीरो हो गई ना, उसकी वहाँ से तो कोई इंटेंसिटी आ ही नहीं रही, तो ये क्या मिल गई? I1 मिल गई। और इसको हम I नॉट बोलेंगे, सॉरी, ये इंटेंसिटी कितनी है? I नॉट, जब एक को क्लोज कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, हम I1 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? I/4 इक्वल्स टू I1 एंड I नॉट इक्वल्स टू I1। अब इन I1 को दोनों साइड से इक्वल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? I/4 इज़ इक्वल्स टू I नॉट। तो I नॉट से कैसे रिलेटेड है? I इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स I नॉट, यानी 4 टाइम्स है जब एक स्लिट को हम क्लोज़ कर देते हैं, तो जो इंटेंसिटी हमें मिलती है पहले जो हमें मिल रही थी। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? I इज़ 4 टाइम्स ऑफ I नॉट, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और आई होप आप सब मन लगा के अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जल्द ही इस सेशन को पूरा करेंगे और नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप NCERT के क्वेश्चंस निकालते रहिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके क्वेश्चंस निकालेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, NCERT टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आएगा। और हायर लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो भी देख लीजिएगा एक बार, क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, इनके क्वेश्चंस इस पेपर में नहीं है, तो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। सो आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करें और किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।